का नियम, इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या इसका दूसरा नाम है, इसको द्रव्य के अविनाशिता का नियम भी कहते हैं, या फिर इसको संघट्ट का नियम भी कहते हैं। इस नियम की जो पुष्टि थी, इस नियम को जो प्रतिपादन करने वाले थे वो थे रशियन वैज्ञानिक लोमोनोसॉव या फिर लेवासिए। द्रव्य संरक्षण का नियम यह कहता है कि मान लेते हैं कोई ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, और ये रिएक्ट करके C+D कोई दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो द्रव्य संरक्षण का नियम कहता है कि सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी अभिक्रिया के पूर्व जो अभिकारक होंगे उसका द्रव्यमान सदैव बराबर होगा अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनेगा उसके मास के। यानी अगर इसको हम एक बात में लिखना चाहें तो यह लिख सकते हैं कि क्या पदार्थ को ना ही, या फिर द्रव्य को, पदार्थ को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट, इसको केवल क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। द्रव्य संरक्षण का नियम कहता है द्रव्यमान को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न, केवल क्या कर सकते हैं, केवल इसका रूपांतरण कर सकते हैं, केवल रूपांतरण कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका क्या है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसको हम क्या करें, रिएक्ट कराएं, जब इसको हम हीट देंगे, उष्मा देंगे, तो ये किसमें टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। द्रव्य संरक्षण का नियम क्या कहता है कि कोई भी अभिक्रिया हो, उसमें जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिक्रिया के पूर्व जो अभिकारक होता है उसका द्रव्यमान बराबर होता है हमेशा अभिक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसके कुल द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। अगर यहाँ पे हम कैल्शियम देखें, इसका अगर हम परमाणु अणुभार निकालें तो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 16। अगर इसको हम ऐड करें तो टोटल हमारा कितना आएगा, 100। मान लेते हैं ये आया 100 ग्राम। द्रव्य संरक्षण का नियम यह कहता है कि जो रिएक्टेंट है उसका भार, जो हमारा प्रोडक्ट है उसके भार के योग के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर इसको जोड़े हम कैल्शियम ऑक्साइड को तो ये हमारा हो जाएगा कितना, कैल्शियम का 20 और ऑक्सीजन का 16, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, कैल्शियम का हो जाएगा 40 और ये आ जाएगा हमारा 56। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जोड़ें तो ये हमारा होगा कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूना 32, 2 × 16, ये हो जाएगा कितना, 12 + 32, ये हो जाएगा आपका 44 ग्राम। ये आया 44 ग्राम, ये 56 ग्राम, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा कितना, 100 ग्राम, 100 ग्राम। तो ये द्रव्य संरक्षण का नियम यहाँ पे क्या हो रहा है, पुष्टि हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उससे पूर्व का जो उससे पूर्व है अभिकारक का द्रव्यमान वो हमेशा बराबर होगा अब किसके, प्रोडक्ट के कुल द्रव्यमान के योग के बराबर होगा। अगर इसको हम एक भाषा में, मतलब एक लाइन में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहें तो यह भी लिख सकते हैं कि A + B कोई रिएक्टेंट है, रिएक्ट करके C+D क्या बना रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है। इसका वेट मान लेते हैं, द्रव्यमान कितना है, W1, इसका W2 मान लेते हैं, इसका W3 और इसका W4 मान लेते हैं। ये इतनी मात्राएं क्या है, सब ये जो रिएक्टेंट है इसकी मात्राएं ये है और जो प्रोडक्ट है हमारा उसकी मात्राएं इतने हैं। तो द्रव्य संरक्षण का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कहता है जो हमारा W1 और W2 होगा वह हमेशा बराबर होगा किसके, W3 और W4 के योग के बराबर होगा, यानी इधर का कुल द्रव्यमान इधर के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। अगर इसको हम लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं क्या, अभिक्रिया के पूर्व अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर होगा अभिक्रिया के पश्चात प्रोडक्ट यानी उत्पाद का कुल द्रव्यमान है। इतना तो पता हो गया, जो हमारा द्रव्य संरक्षण का नियम है वह यह कहता है कि अभिक्रिया के पूर्व का द्रव्यमान हमेशा बराबर होगा अभिक्रिया के पश्चात कुल द्रव्यमान के द्रव्यमान के योग के बराबर होगा। अगर हम आपसे ये बोलें कि जो हमारा हाइड्रोजन गैस होता है वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, जल बनाता है, तो अगर इधर हम चेक करें हाइड्रोजन का, अच्छा सबका परमाणु भार भी लिख दे रहे हैं, जो हाइड्रोजन होता है उसका 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अगर इधर देखें 2 × 1 ये हो जाएगा आपका 2, और ऑक्सीजन को देखें तो 2 × 16 ये हो जाएगा आपका 32। अगर दोनों को जोड़ दें 2 + 32 आएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 34 ग्राम। अगर इधर हम देखें द्रव्य संरक्षण के नियम के अनुसार इधर का पूरा द्रव्यमान इधर के बराबर होना चाहिए। अगर इधर देखें तो ये 2 × 1 + ऑक्सीजन का 16 ये आ जाएगा आपका कितना, 18 ग्राम। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। तब हमें करना क्या पड़ता है, समीकरण को बैलेंस करना पड़ता है। इससे मतलब ये जो द्रव्य संरक्षण का नियम है
जो अगर कोई आपसे ये पूछे कि हम समीकरण का बैलेंस क्यों करते हैं, समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो द्रव्य संरक्षण का नियम है वह फेल ना हो जाए। द्रव्य संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए, पूर्णतः पालन करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। अब इसको हम संतुलित करेंगे, उसके बाद देखेंगे जो इधर का पूरा द्रव्यमान है क्या इधर के पूरे द्रव्यमान के योग के बराबर है। अगर समीकरण को संतुलित करने के बाद है तो समझ लीजिए द्रव्य संरक्षण का नियम इस पे लागू होगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो समझ जाइए आपका रिएक्शन गलत है या फिर वो संतुलित नहीं है। इसको अब हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे जल का 2 अणु कर दें, हाइड्रोजन का भी 2 कर दें, तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। यहाँ से अगर देखें हाइड्रोजन 4 है तो इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2। अब चेक करते हैं क्या दोनों साइड ये बराबर आते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 2 हाइड्रोजन है, कितने कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा 4 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 2 × 16। इधर करेंगे ये आएगा आपका 4 और इधर करेंगे ये आपका आएगा 16 × 32, कितना हो जाएगा टोटल आपका हो जाएगा 36 ग्राम, 33 ग्राम। अगर इधर देखें तो 2 इंटू H2O का कितना होता है 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16। अगर इसको हम क्या करें, ऐड करें 2, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 18, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 36 ग्राम। अब देखिए समीकरण को बैलेंस करने के बाद दोनों साइड की जो द्रव्यमान है वो क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इससे ये पुष्टि होता है क्या कि यह समीकरण आपका संतुलित भी है और यहाँ पे द्रव्य संरक्षण का नियम लागू है। अब कभी कभी ये इसमें द्रव्य संरक्षण के नियम में ये होता है कि कोई रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि जो उत्पाद होता है वह गैसीय रूप में बनता है। जब गैसीय रूप में उत्पाद कोई बनता है तो उसमें जो गैस होती है वो क्या होती है कि उड़ जाती है, तो वहां पे गैस दिखता नहीं, तो उस समय जो होता है प्रोडक्ट में कमी महसूस होती है। जैसे अगर हम आपको ये दिखाएं क्या, अगर हम आपको कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दे दें तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है या गैस के रूप में रहती है और ये क्या होती है, उड़ जाती है, ये उस समय नहीं दिखती। तो उस समय हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसका जो प्रोडक्ट बना है उसके द्रव्यमान में कमी हुई है, एक्चुअल में कमी नहीं हुई है, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये भी इसी से बना है। तो उस समय क्या होता है, ऐसे समीकरण में हमेशा द्रव्य संरक्षण का नियम लागू होता है, द्रव्य संरक्षण का नियम लागू होता है। यानी कभी आपसे यह क्वेश्चन कर दे कि कोई क्या है रिएक्टेंट है, जब उसे रिएक्शन कराया जाता है तो उसमें गैसीय उत्पाद बनता है जिसके कारण उसके द्रव्यमान में, किसमें, उसके प्रोडक्ट के द्रव्यमान में कमी महसूस होती है। तो इसमें द्रव्य संरक्षण का नियम लागू होगा या नहीं लागू होगा, आंसर है लागू होगा। क्या होगा, लागू होगा। कभी कभी क्या होता है कि किसी अभिकारक में कोई गैसीय उत्पाद, कोई गैसीय तत्व क्या होता है कि ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि उसके द्रव्यमान में बढ़ोतरी महसूस होती है। तो उस समय भी क्या होता है, द्रव्य संरक्षण का नियम लागू होता है। जैसे अगर हम लोहे की बात करें, अगर लोहे को नमी में छोड़ देते हैं तो इस पर जंग लगना शुरू हो जाता है, Fe3O4 इस पर क्या होता है, बनना शुरू हो जाता है। एक्चुअल में ये जो लोहा होता है यह ऑक्सीजन, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है। तो इस तरीके से अगर ये देखा जाए, जो हमारा अभिकारक होता है उसमें कोई गैस जुड़ता है तो उसके द्रव्यमान में क्या होता है, बढ़ोतरी महसूस होती है। अब जैसे लोहे को अगर खुले वायुमंडल में रख देंगे तो कुछ दिन बाद देखेंगे उस पर जंग लग जाएगा। जब उस पर जंग लग जाएगा तो उसके द्रव्यमान में बढ़ोतरी हो जाती है। तो वह बढ़ोतरी कहाँ से आई है, उसके द्रव्यमान में जो वृद्धि हुई है कहाँ से आई है, तो वह वायुमंडल से उपस्थित ऑक्सीजन से क्या किया है, रिएक्ट किया है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन का भी भार इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब इसको हम क्या किए हैं, इसको हम असंतुलित किए हैं ताकि क्या हो, द्रव्य संरक्षण का नियम फेल ना हो। अगर यहाँ पे अगर इसका हम क्या भार निकालें तो उस समय क्या आएगा, बराबर आएगा। जैसे हमारा आयरन होता है 56, 3 × 56 और ये होता है आपका कितना, ये है 4 × 16 और इधर करें तो 3 × 56 प्लस ये 4 × 16, दोनों जगह पे वही चीज़ है। तो इससे क्या पुष्टि होती है, द्रव्य संरक्षण का नियम। सवाल में अगर कभी यह पूछ ले कि किसी रासायनिक अभिकारक में कोई गैसीय तत्व जुड़ने से उसके उत्पाद में बढ़ोतरी महसूस होती है तो क्या यह द्रव्य संरक्षण का नियम पालन होता है, आंसर होगा हाँ। ऐसे में क्या होता है, नियम लागू होता है। कौन सा नियम, द्रव्य संरक्षण का नियम लागू होता है। लेकिन कभी कभी यह भी होता है कि आपका रिएक्टेंट एक हो, वही रिएक्टेंट है और उसी रिएक्टेंट को क्या करते हैं, गर्म या फिर ठंडा करके छोड़ देते हैं। जैसे हम आपको समझाएं, कोई प्लेटिनम है और बोलिए ये आपका प्लेटिनम जो है यह 10 ग्राम है, कितना, 10 ग्राम इसकी मात्रा लिए हैं और इसको हम ठंडा गर्म कर रहे हैं, गर्म भी कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं और उसके पश्चात इसकी जो प्लेटिनम है उसकी मात्रा कितना मिल रहा है, 10 ग्राम मिल रहा है। तो क्या ऐसे सवालों में, क्या ऐसे रिएक्शन में जो आपका वो होगा, द्रव्य संरक्षण का नियम होगा, लागू होगा या नहीं, तो आंसर होगा नहीं। एक्चुअल में द्रव्य संरक्षण का नियम वहीं पे लागू होता है जहां पे रिएक्शन हो। अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है वह और जो आपका प्रोडक्ट होता है वह, उसके सूत्र समान है तो वहां पे द्रव्य संरक्षण का नियम लागू नहीं होता, यहाँ पे नियम लागू नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन किया ही नहीं है। ये तो वही चीज है जो अभिकारक यहाँ पे लिए हैं वही क्या मिला है, यहाँ पे प्रोडक्ट मिला है। तो 3 तरीके से, मतलब 3 कॉन्सेप्ट इसमें आए। क्या, पहली बात ये कि अगर उसके कमी में, उसके द्रव्यमान में कमी महसूस हो रही है तो वहां पे द्रव्य संरक्षण का नियम लागू होगा, और अगर उसके द्रव्यमान में बढ़ोतरी महसूस हो रही है तब भी वहां पे द्रव्य संरक्षण का नियम लागू होगा। और अगर कोई अभिकारक है या फिर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है, कुल मिला के ऐसे समझते हैं कि अगर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी तो वहां पे द्रव्य संरक्षण का नियम लागू नहीं होगा।